नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है, जहां आज हम उस बड़े फर्जीवाड़े की परतें खोलेंगे जिसने ना सिर्फ हजारों बेरोजगार युवाओं के सपनों को कुचल दिया, बल्कि जिसकी काली छाया आज भी बिहार की राजनीति और सिस्टम पर साफ साफ दिखाई देती है। ये कहानी है भरोसे की, सपनों की लूट की और उस संगठित अपराध की जिसने सरकारी नौकरी के नाम पर पूरे देश में ठगी का जाल बिछाया। जी हां, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे इस फर्जीवाड़े में गुरुवार को ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। बिहार समेत देश के 6 अन्य राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई। ये सिर्फ छापेमारी नहीं थी, बल्कि उस सिस्टम पर एक सवाल था जिसमें बेरोजगार युवा की मजबूरी को हथियार बनाकर करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कल्पना कीजिए, आप बेरोजगार हैं, आंखों में सरकारी नौकरी का सपना है और तभी अचानक आपके ईमेल इनबॉक्स में एक मेल आता है, रेलवे में ज्वाइनिंग लेटर का मेल। नाम, पद, सैलरी, पोस्टिंग सब कुछ लिखा हुआ है। आपको लगता है कि किस्मत बदल गई, लेकिन असल में ये किस्मत नहीं बल्कि एक बेहद शातिर धोखे की शुरुआत होती है। ईडी की जांच में सामने आया कि इसी तरह हजारों युवा को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए। गुरुवार को ईडी ने बिहार के मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में बड़े पैमाने पर छापेमारी की। ये छापेमारी नौकरी घोटाले और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ थी। आते ही 9-2-11 हुए ठग। मुजफ्फरपुर में मिथनपुरा थाना क्षेत्र में एक किराए के मकान पर ईडी की टीम ने सुबह करीब 6 बजे दबिश दी। ये मकान गिरोह के एक मुख्य आरोपी का ठिकाना था, लेकिन ठगों की पुरानी आदत के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले से ही फरार हो चुका था। छापेमारी सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रही, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में भी एक साथ ईडी की टीमें पहुंची। यानी ये साफ हो गया कि ये कोई लोकल ठगी नहीं थी, बल्कि ऑल इंडिया नेटवर्क था। ईडी ने छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज, संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी, डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सबूत जब्त किए। मुजफ्फरपुर में रामबाग चौरी नहर रोड लेन नंबर 15 स्थित जिस किराए के घर में छापा पड़ा, वहां आरोपी मंटू शाह रहता था। ईडी को पहले से सूचना थी कि मंटू शाह इस धोखाधड़ी गिरोह का अहम सदस्य है। जब टीम मौके पर पहुंची तब वो फरार था। इसके बावजूद ईडी के अधिकारियों ने करीब 5 घंटे तक घर की गहन तलाशी ली। कमरे कमरे की जांच हुई, अलमारी, बैग, दस्तावेज सब कुछ खंगाले गए। इस दौरान आरोपी के परिवार के सदस्यों से लंबी पूछताछ की गई। पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी सामने आई, जो अब जांच की अगली कड़ी बनेगी। यह मामला जब पहली बार सामने आया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि इसकी जड़ें इतनी ज्यादा गहरी होंगी और खतरनाक होंगी। शुरुआती जानकारी में यह लगा कि रेलवे के नाम पर कुछ फर्जी नियुक्ति का खेल चल रहा है। आमतौर पर ऐसे मामलों में 1-2 दलाल, कुछ नकली कागज और कुछ ठगे गए उम्मीदवार सामने आते हैं और कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, परत दर परत ऐसे जाल का खुलासा होता गया जिसने पूरे सिस्टम की सुरक्षा और भरोसे पर एक सवाल खड़ा कर दिया। ईडी और पुलिस की संयुक्त जांच में जो तस्वीर उभर कर सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। पता चला कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं बल्कि संगठित नेटवर्क था जो सालों से देश भर में सक्रिय था। शुरुआत रेलवे से हुई जरूर, लेकिन इसका दायरा वहां तक सीमित बिल्कुल नहीं रहा। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने 40 से ज्यादा सरकारी विभागों और प्रतिष्ठित संस्थाओं के नाम पर फर्जी नियुक्तियां दी थीं। इनमें वन विभाग, इंडिया पोस्ट, आयकर विभाग, हाई कोर्ट, पीडब्ल्यूडी, बिहार सरकार और विभिन्न विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, राजस्थान सचिवालय जैसे बड़े बड़े भरोसेमंद नाम भी शामिल थे। मतलब साफ था, इन ठगों ने पूरी सरकारी सिस्टम की नकल कर ली थी। ऐसा नहीं कि बस एक नाम का इस्तेमाल किया गया हो, बल्कि हर चीज को इतनी बारीकी से कॉपी किया गया कि आम आदमी तो क्या, कोई पढ़ा लिखा युवा भी आसानी से धोखे में आ जाए। सरकारी लोगो, लेटर हेड, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर, ट्रेनिंग कॉल लेटर, यहाँ तक कि ईमेल आईडी और वेबसाइट, सब कुछ हूबहू असली जैसा दिखता था। रेलवे संग 40 विभागों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। सूत्रों के मुताबिक गिरोह के टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने सरकारी डोमेन से मिलते जुलते फर्जी ईमेल आईडी और वेबसाइट्स तैयार की थी,
जैसे railway.government.in की जगह railway-government.in या railways-india.in, indiapost.government.in की जगह indiapostcareer.in जैसी आईडीज और साइट्स बनाई गई थी। पहली नजर में फर्क पकड़ना बेहद मुश्किल था। उम्मीदवार जब इन ईमेल से कॉल या लेटर ऑफर या फिर लेटर पाते थे तो उन्हें जरा भी शक नहीं होता था। गिरोह का तरीका बेहद शातिर था। पहले सोशल मीडिया, जॉब पोर्टल्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सरकारी नौकरी की वैकेंसी का प्रचार किया जाता था। आकर्षक पोस्ट डाली जाती थी, बिना परीक्षा भर्ती, सीधी नियुक्ति, सीमित सीटें, जल्दी करें। बेरोजगारी से जूझ रहे युवा जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते थे, ऐसे ऑफर देखकर उम्मीद से भर जाते थे। इसके बाद उम्मीदवारों से संपर्क किया जाता, उनसे दस्तावेज मांगे जाते, कुछ प्रोसेसिंग फीस या सिक्योरिटी मनी के नाम पर पैसे लिए जाते। कई मामलों में ये रकम लाखों तक पहुंच जाती थी। लेकिन यहीं पर खेल खत्म नहीं होता था। भरोसा जीतने के बाद गिरोह कुछ चुने गए युवाओं को 2 से 3 महीने तक की शुरुआती वेतन भी देते थे। उन्हें आरपीएफ, टीटीई, रेलवे टेक्नीशियन, क्लर्क या अन्य पदों पर तैनाती दिखाई जाती थी। युवाओं के साथ हो रहा ये कैसा खेल? इन युवाओं को नकली आईडी कार्ड दिए जाते थे, फर्जी यूनिफॉर्म पहनाई जाती थी और बकायदा ट्रेनिंग लेटर थमाए जाते थे। कुछ जगहों पर तो गिरोह ने फर्जी ट्रेनिंग सेंटर तक बना रखा था, जहां उम्मीदवारों को कुछ दिनों तक ट्रेनिंग दी जाती थी। इससे उनका भरोसा और पक्का हो जाता था। उन्हें लगता था कि नौकरी असली है और भविष्य सुरक्षित। लेकिन कुछ महीनों बाद अचानक वेतन बंद हो जाता, कॉल्स आनी बंद हो जाती और दफ्तर या ट्रेनिंग सेंटर भी बंद मिलते। तब जाकर युवाओं को एहसास होता कि वे ठगी का शिकार हो चुके हैं। कई पीड़ितों ने शर्म या बदनामी के डर से शिकायत तक नहीं की और यही वजह थी कि ये नेटवर्क इतने लंबे समय तक बेखौफ चलता रहा। ईडी और पुलिस सूत्रों के अनुसार इस पूरे नेटवर्क के जरिए बेरोजगार युवाओं से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए ऐंठे गए हैं। ये पैसा 1-2 खाते में से नहीं बल्कि दर्जनों बैंक खातों में घुमाया गया। इससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका और भी मजबूत हो गई। इस मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या बेरोजगार युवाओं की मजबूरी और सरकारी नौकरी का सपना इतना बड़ा है कि कोई भी उन्हें हथियार बनाकर करोड़ों का खेल खेल सकता है? और क्या हमारे सिस्टम में ऐसी कोई खामियां हैं जिनका फायदा उठाकर इतने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा सकता है? घर के मालिक नंद किशोर गुप्ता ने बताया कि मंटू शाह सुबह ही घर छोड़कर चला गया था। उन्हें खुद बाद में पता चला कि ईडी छापेमारी करने वाली है। इस दौरान ईडी की एक और टीम पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा ब्लॉक के अमवा गांव पहुंची। यहां सक्षम श्रीवास्तव के आवास पर छापा मारा गया। पटना से 3 गाड़ियों में पहुंची ईडी टीम ने घंटों तलाशी की। सक्षम श्रीवास्तव ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं से लाखों रुपयों की ठगने का उन पर आरोप था। उसके खिलाफ पहले से ही पैसे के लेन देन से जुड़े मामले भी दर्ज थे और वो जेल भी जा चुका है। तब तक ईडी की ओर से किसी गिरफ्तारी या संपत्ति जब्ती को लेकर आधिकारिक बयान नहीं आया था। लेकिन जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर इस घोटाले की बैकग्राउंड पर नजर डालें तो बिहार में बेरोजगारी की भयावह तस्वीर सामने आती है। सालों से नौकरी के नाम पर युवाओं को सिर्फ वादे मिले हैं और इसी खालीपन में ऐसे ठग गिरोह फलते फूलते हैं। राजनीति में भी इसकी परछाई दिखती है। चुनाव आते ही नौकरी का मुद्दा गर्मा जाता है। बड़े बड़े वादे होते हैं लेकिन जमीनी हकीकत में ऐसे घोटाले बेरोक टोक चलते रहते हैं। इस पूरे नेटवर्क की जड़ें तब खुलनी शुरू हुई जब 6 दिसंबर 2024 को मुजफ्फरपुर के भटहा गांव में एक फर्जी ट्रेनिंग सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। वहां से सन्नी कुमार की गिरफ्तारी हुई। हथियार, दस्तावेज और कुछ सामग्री बरामद की गई। सोनपुर रेल थाने में दर्ज केस के आधार पर जांच आगे बढ़ी और दीपक तिवारी का नाम भी सामने आया। पूछताछ में उसने सक्षम श्रीवास्तव और पप्पू कुमार के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को चलाने की बात कबूल की। ये बयान अब ईडी की जांच की रीढ़ बना है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि कितने आरोपी पकड़े जाएंगे, क्या इनकी संपत्ति जब्त होगी? असली सवाल ये है कि क्या बिहार का बेरोजगार युवा फिर से किसी जॉइनिंग लेटर पर भरोसा कर पाएगा? ये मामला सिर्फ एक घोटाला नहीं है बल्कि उस सामाजिक सच्चाई का आईना है जहां बेरोजगारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। जब नौकरी उम्मीद बनती है और उम्मीद पर व्यापार, तब अपराध जन्म लेता है। ईडी की ये कार्यवाही एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सरकारी सिस्टम की नकल कर युवाओं के सपनों का सौदा कर रहे हैं।
लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या कार्यवाही आखिरी होगी या ये सिर्फ शुरुआत है। फिलहाल ईडी और पुलिस की जांच जारी है। गिरोह से जुड़े और भी लोग तलाश किए जा रहे हैं। एजेंसियों का दावा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो यहीं तक था आज का बिहार का स्पेशल स्टोरी। इससे और जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।